पार्ट 6 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। अब इसमें दो सेक्शन है 94 एंड 95। अब सेक्शन 94 supplemental proceedings. If in order to prevent the ends of justice from being defeated, the court may, if it is so prescribed, a। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को ये लग रहा हो कि इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ डिफीट हो जाएगा, तो कोर्ट इंसाफ करने के लिए ये जो ABCDE 5 हमें स्टेप्स बताए गए हैं, कोर्ट ये भी ले सकती है अगर इनसे रिलेटेड रूल्स वगैरह बना दिए गए हों। तो अब ऑलरेडी इन ये जो नीचे ABCDE ये 5 स्टेप्स बताए गए, इनसे रिलेटेड ऑलरेडी हमारे ऑर्डर्स बन चुके हैं। मैं साथ साथ उनको भी मेंशन करता जाऊंगा। बहरहाल तो ये कौन कौन से सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स कोर्ट कर सकती है। ए, इशू ए वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट and bring him before the court to show cause why he should not give security for his appearance, and if he fails to comply with any order for security, commit him to the civil prison। अब यहाँ पे ए में पहली बात ये की गई है कि अगर कोर्ट जो है वारंट ऑफ अरेस्ट ये भी इशू कर सकती है। वारंट ऑफ अरेस्ट किसकी? टू डिफेंडेंट को अरेस्ट करो जी। क्यों? अगर कोर्ट को ये लगता हो कि इसने भाग जाना है तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि जी इसको अरेस्ट करो, कोर्ट के सामने लेके आओ और इससे सिक्योरिटी वगैरह लो कि ये भागेगा नहीं। अगर ये भाग गया तो ऑब्वियसली वो सूट जो है वो आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करेगा। तो इसलिए वारंट ऑफ अरेस्ट डिफेंडेंट के ये भी कोर्ट इशू कर सकती है, इस पे इससे सिक्योरिटी भी ले सकती है, और अगर ये सिक्योरिटी वगैरह नहीं जमा कराएगा तो इसको सिविल प्रिजन में भी भेज सकती है। अब इससे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो हम ऑर्डर 37 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये ऑर्डर 38 इसका रूल 1 to 4 ये इससे रिलेटेड है, ए पार्ट से। तो पहला काम कोर्ट ये कर सकती है कि वारंट ऑफ अरेस्ट करवा दे सकती है, इशू कर सकती है। बी, डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम। कोर्ट जो डिफेंडेंट है उससे कोई सिक्योरिटी वगैरह भी ले सकती है जो उसके पास प्रॉपर्टी हो कि इसको प्रोड्यूस करेगा वो। एंड टू प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के पास कोर्ट की डिस्पोजल पे वो प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ दे। एंड ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और किसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट से रिलेटेड भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। सो बी पार्ट में कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट डिफेंडेंट से सिक्योरिटी ले सकती है कि वो किसी प्रॉपर्टी को कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा, कोर्ट की डिस्पोजल पे छोड़ेगा, या कोर्ट किसी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है। अब ये अटैचमेंट यहाँ पे आ गई, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इससे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 38 ही है, और उसका रूल 5 to 13 यस, ये इससे रिलेटेड ऑर्डर है कि कोर्ट प्रॉपर्टी वगैरह को अटैच भी कर सकती है। सी, ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन एंड केस ऑफ डिसओबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयर ऑफ टू सिविल प्रिजन एंड ऑर्डर दैट हिज प्रॉपर्टी बी अटैच्ड एंड सोल्ड। अब यहाँ पे सी में ये बता रहे हैं कि इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट कर सकती है, और इंजंक्शन हुक्म इम्तनाई, और अगर वो इंजंक्शन की डिसओबीडियंस करेगा तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है और उसको सेल भी कर सकती है। अब ऑर्डर 39 रूल इसके 1 to 4 आई थिंक, ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 ये इससे रिलेटेड। सी के बाद डी आ गया। डी में कोर्ट क्या कर सकती है? अपॉइंट ए रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड एनफोर्स परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। अब ये यहाँ पे कोर्ट के पास ये भी पावर है कि कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। इससे रिलेटेड ऑर्डर है ऑर्डर 40। और लास्टली ई, मेक सच अदर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स एज मे अपीयर द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। ई में कह रहे हैं कि जी इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स भी कोर्ट पास कर सकती है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, अब ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर से रिलेटेड जो ऑर्डर है हमारा ऑर्डर 39 रूल ये आ जाते हैं 6 to 10।
तो ये 94 सेक्शन में बेसिकली बताया कि जहाँ पे कोर्ट को लगता हो कि ज़रूरी है कि इंसाफ नहीं होगा, तो उन सूरतों में कोर्ट ये काम भी कर सकती है, डिफेंडेंट के अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है कि उससे सिक्योरिटी वगैरह ले सकती है, और अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता तो कोर्ट उसको सिविल प्रिजन में भेज सकती है। किसी भी बी में था कि डिफेंडेंट से सिक्योरिटी ले सकती है कि कोई भी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको कोर्ट में वो प्रोड्यूस करेगा, कोर्ट की डिस्पोजल पे छोड़ेगा, और उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करने का भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, हुक्म इम्तनाई, और अगर उसको कोई हुक्म इम्तनाई को डिसोबीडियंस उसकी करता है तो फिर उसको सिविल प्रिजन में भी भेज सकती है कोर्ट, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच एंड सेल भी किया जा सकता है, रिसीवर अपॉइंट कर सकती है कोर्ट किसी प्रॉपर्टी का, और लास्टली था इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स भी कोर्ट पास कर सकती है। 95 कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। अब ये डिफेंडेंट अगर उसके अगेंस्ट उसको अरेस्ट करवा लिया गया, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच वगैरह करवा लिया गया है प्लेंटिफ की तरफ से ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, तो उसके पास क्या रेमेडी है, कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकती है। Subsection 1, where in any suit in which an arrest or attachment has been effected or a temporary injunction granted under last preceding section, अगर जहाँ पे कोर्ट ने कोई अरेस्ट करवा लिया हो, अटैचमेंट करवा लिया, अटैचमेंट वगैरह ऑर्डर कर दी हो डिफेंडेंट की, कोई टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया है सेक्शन 94 के अकॉर्डिंगली, ए it appears to the court that such arrest, attachment or injunction was applied for on insufficient grounds। ये अगर कोर्ट को ये लगे कि ये जो अरेस्ट करवा लिया है, अटैचमेंट करवा ली है, इंजंक्शन जो मेरे से ले लिया है, ये इनसफिशिएंट ग्राउंड पे अप्लाई किया गया था, पहली बात। बी द सूट ऑफ द प्लेंटिफ फेल्स, या प्लेंटिफ का सूट जो है उसके खिलाफ फैसला आ गया, और इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर वॉज नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सेम, और कोर्ट को ये लगता है कि इसको सूट दावा करने की कोई ग्राउंड्स ही नहीं थी, इसने इंस्टीट्यूट ही कैसे कर लिया। इन दोनों सूरतों में अरेस्ट, अटैचमेंट या इंजंक्शन, उसके लिए कोई इंसफिशिएंट ग्राउंड थी, या कोर्ट या ये जो सूट है वो प्लेंटिफ के खिलाफ फैसला आ जाए और कोर्ट को ये लगे कि इसने ऐसे ही खाम खा ये सूट फाइल कर दिया, इसके पास तो कोई ग्राउंड्स ही नहीं थी। द डिफेंडेंट में अप्लाई, अब यहाँ पे डिफेंडेंट एप्लीकेशन दे देगा कोर्ट को अंडर सेक्शन 95। द डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट एंड द कोर्ट में अपॉन सच एप्लीकेशन अवॉर्ड अगेंस्ट द प्लेंटिफ बाई इट्स ऑर्डर सच अमाउंट not exceeding 10,000 rupees as it deem a reasonable compensation to the defendant for the expense or injury caused to him। तो यहाँ पे 94 का कोई ऑर्डर हो गया, उसमें उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको जेल भेज दिया, सूट ही उसने गलत फाइल किया था, उसके अगेंस्ट फैसला आ गया, तो ये अगर एप्लीकेशन फाइल करेगा डिफेंडेंट अंडर सेक्शन 95 तो कोर्ट उस पर ऑर्डर कर सकती है कि ये प्लेंटिफ डिफेंडेंट को मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक, 10,000 से ज़्यादा रुपए तक, कम तक का 10,000 रुपये तक का इसको कॉस्ट डाल सकती है प्लेंटिफ को कि ये आप डिफेंडेंट को दो जो उसको इंजरी इससे कॉज हुई है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट अवॉर्ड अंडर दिस सेक्शन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ इट्स पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये जो कंपनसेशन देनी है अंडर सेक्शन 95 वो अपनी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन से ज़्यादा नहीं देगी। Subsection 2, an order determining any such application shall bar any suit for the compensation in respect of such arrest, attachment or injunction। यहाँ पे सबसेक्शन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जब एक ऑर्डर पास हो गया ना, अगर डिफेंडेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया कि जी मुझे गलत इन्होंने अरेस्ट किया, मेरी अटैचमेंट गलत की गई है, मेरे खिलाफ ये गलत इंजंक्शन इन्होंने ले लिया है, उस पर जब कोर्ट ऑर्डर कर रही है ना कंपनसेशन का, तो वो बार कर रहा है कि डिफेंडेंट उससे रिलेटेड फिर कोई अलहदा जाके सूट नहीं फाइल कर सकता कि जी मुझे अलहदा भी ये पैसे दो। यहाँ पे 95 में कंपनसेशन मिल गई है, दैट्स इट, वो फर्दर सूट नहीं वो फाइल कर सकता। एन ऑर्डर डिटर्मिनिंग एनी सच एप्लीकेशन शेल बार एनी सूट फॉर द कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन। तो ये 95 में अगर उसने डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन दे दी है तो वो फिर वो फर्दर इसी कंपनसेशन से रिलेटेड कोई सूट फाइल नहीं कर सकता।